तो कल हमने अपना डेटा टाइप्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज पहले डेटा टाइप्स पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है वही वाली। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस स्ट्रिंग की स्पेशलिटी क्या है? इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट है। अब मुझे इसमें चेक करना है क्या सच में इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? क्या लॉजिक होना चाहिए कि मुझे ये चेक करना हो इस स्ट्रिंग में ए से लेकर जेड तक ईच एंड एवरी अल्फाबेट है या नहीं। क्या तेज बोलो आप। अल्फा उसके आगे क्या बोला? अल्फा के आगे अल्फा फंक्शन यूज कर लेंगे। तो अल्फा फंक्शन ये बताता है अल्फाबेट है कि नहीं। सारे अल्फाबेट है ये थोड़ी ना बताएगा आपको कि इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट है कि नहीं। ये समझ कैसे होगा कि क्वेश्चन है मेरे पास, एक स्ट्रिंग दी हुई है, पूछिए इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट प्रेजेंट है, मुझे चेक करना है कि नहीं। ए टू जेड ईच एंड एवरी अल्फाबेट है कि नहीं, कैसे चेक करोगे इस स्ट्रिंग में? तो कैसे चेक करोगे मेंबरशिप में? एक एक अल्फाबेट लिखोगे ए बी सी डी? नहीं, एक स्ट्रिंग पूरे अल्फाबेट लिख देंगे। तो ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट लिखोगे? एक कंडीशन भी लगा सकते हैं ना, वो स्पेसेस हटा देंगे और लाइन चेक करा देंगे 26 हो राइट। देखो पर इसमें एक चीज और मिस कर गए आप बोलने में। तो रिपीटिशन भी रिमूव कर लोगे। देखो सिंपल क्या करूंगा मैं, स्पेसेस रिमूव कर दूंगा, रिपीटिशन रिमूव कर दूंगा, लेंथ 26 इक्वल टू अल्फाबेट है नहीं तो नहीं, सिंपल। तो अब कैसे करोगे ये? रिपीटिशन रिमूव करना मैंने सिखाया था आपको स्ट्रिंग के टाइम पे। हाँ सेट बना के भी कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल। सेट बना के रिपीटिशन रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सही बच जाएगा स्टेप अपना। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, सेट। सेट में क्या होगा, रिपीटिशन तो रिमूव करा होगा पर एक चीज इसमें हुई होगी, वो क्या हुआ होगा, स्पेसेस आ गया होगा। स्पेस को भी रिमूव करना पड़ेगा आपको, स्पेस को भी रिमूव करना पड़ेगा हमें। वही रिपीटिशन ही तो रिमूव करो पर एक स्पेस तो रहेगा ही आपका। तो स्पेस को कैसे रिमूव करोगे बोलिए? हाँ स्पेस कैसे रिमूव होगा? इसे मैं जब तक एक वेरिएबल सेव कर लेता हूँ एक्स में। क्या ठीक है, लगा दिया लूप फॉर आई इन एक्स, फिर प्रिंट आई। लो ईच एंड एवरी अल्फाबेट आ रहे हैं, फिर आप बताओ क्या करूँ मैं उसके बाद? क्या कंडीशन लगाऊं? क्या चीज? हाँ क्या करूँ मैं? सेट है ये, सेट में रिमूव नहीं होता। इतना तो सही बताया आप लोगों ने, स्पेस रिमूव करना रह गया है बस। हाँ पुष्पिंग कैसे होगा? इज स्पेस, इज स्पेस। अगर कोई फंक्शन पूछना तो मैं बता देता हूँ, इज स्पेस। लॉजिक आप लगाओ, कोई फंक्शन नहीं आ रहा वो मुझसे पूछो। उससे रिमूव हो जाएगा वो, तो मैं चेक करवाता हूँ उससे कि स्पेस है कि नहीं। रिमूव कैसे करूंगा? अरे नहीं हो रहा किसी पे। हम्म
अच्छा, फिर उसके बाद आई को आगे आई को बाहर प्रिंट कर लोगे? नहीं होगा। तो फिर उसमें लिखोगे क्या पास के अंदर? ठीक है, तो फिर वो लेंथ कैसे चेक करोगे? स्पेस रिमूव थोड़ी ना होगा, स्पेस रिमूव करना है, स्पेस रिमूव थोड़ी ना कर रहे आप। अरे चलो मैं बताता हूँ, देखो आप लोग इधर, यहाँ तक तो ठीक है, रिपीटिशन रिमूव किया, बता सही रहे हो, पर एक चीज मिस कर रहे हो आप लोग बस। इफ आई डॉट इज स्पेस, अगर स्पेस आता है तो क्या होना चाहिए? उसको इग्नोर मारो, ठीक है, या फिर इफ आई डॉट इज स्पेस तो इग्नोर मारो, ठीक है। एल्स पे गए, y एक एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरी, y इक्वल y प्लस आई, प्रिंट y किया तो y जो स्ट्रिंग होगी उस पर एक भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। चाहो तो इसको सॉर्टेड वगैरह भी कर लोगे तो एबीसीडी में अरेंज हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लेंथ की कंडीशन लगा सकते हो कि इफ लेंथ ऑफ y इक्वल टू 26, प्रिंट, एक और लॉजिक आया अभी मैं वो भी करके दिखाता हूँ, अल्फाबेट्स ऑल जो भी हैं, एल्स नॉट, रन किया, अल्फाबेट्स आ रहा है, अगर मैंने डाला कोई एक अल्फाबेट मिस कर देता हूँ जैसे कि जम्प्स, तो आ गया नॉट। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया सबको इतना? क्लियर है? एक तरीका और बताता हूं इसको करने का, एक और तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, देखिए आपने ये सीखा होगा कि जैसे मैंने z लिखा, इस पर a, अगर मुझे चेक करना है कि इसकी s की वैल्यू क्या है तो मैं क्या लिख सकता था, OIB ऑफ z, प्रिंट, तो मुझे इसकी s की वैल्यू मिल जाया करती थी जो भी है 97, राइट, मुझे क्या मिल जाती है इसकी s की वैल्यू इस तरह से। अगर मुझे इसका रिवर्स क्वेश्चन करना हो कि मैं लिखूं y इक्वल टू 56 इसकी s की वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैर फंक्शन y, और प्रिंट कैर यूज के तो बता देगा किसकी होती है, 8 की होती है ये 56, या फिर अगर आप 65 दोगे तो आ जाएगा कैपिटल ए की। इतना क्लियर हुआ? तो एक तरीके से और किया जा सकता है क्वेश्चन, फॉर आई इन, देखो मैं क्या करूं, लूप चलाऊं उस रेंज में, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 97, और एक चीज मुझे चेक करनी है, स्मॉल z की कितनी होती है 122, ठीक है, कॉमा 123, प्रिंट आई। अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेकर z तक आपके सारी अल्फाबेट प्रिंट कर लिए, 97 किसकी होती है, स्मॉल ए की, और 122 किसकी होती है, z की। अब यहीं से कंपेयर करा लूं अगर मैं, इफ दिस थिंग, इफ CHR ऑफ i इन, ठीक है, इफ CHR ऑफ i इन s, क्या था, s था, ओके, अगर है तो ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीट चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये पूरा कंप्लीट चल रहा है तो ब्रेक ना हो, ठीक है, और फॉर के साथ एल्स, प्रिंट ऑल अल्फाबेट, कुछ ऐसा ही लॉजिक लगाया है, वैसे और भी इजी तरीके से हो जाता है, मैं कुछ और लॉजिक सोच रहा हूँ इसमें, अल्फाबेट्स, ठीक है, अगर ईच एंड एवरी अल्फाबेट है तो चल रहा है,
रिपीटिशन भी होगा, तो रिपीटिशन भी तो ऐसे तो हमेशा चलते चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ काम करेगा लॉजिक। इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया, जैसे इस पर स्पेस आया, स्पेस नहीं था, अच्छा था, नॉट इन आना चाहिए। ओके ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ इस मिसिंग करा, ठीक है जे, काम कर रहा है, परफेक्ट, बन गया सिंपल। कितना लंबा किया इस क्वेश्चन को हमने, बहुत सिंपल में खत्म कर दिया। लॉजिक क्लियर हो रहा है, करा क्या मैंने ये, सोचो, देखो मैंने क्या किया, स्मॉल ए की कितनी होती है 97, मतलब आई पे मैंने इस चीज पे क्या रहे हैं, ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट आ रहे हैं। मैंने चेक किया क्या इसके अंदर ए नहीं है, इफ की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर ए नहीं है, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, तो इफ की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बी के लिए चेक है, इसमें बी नहीं है, बी तो है, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है, तो अभी अभी भी क्या है, फॉल्स। तो इस केस में हमारा फॉर लूप क्या चला, पूरा कंप्लीट चला। फॉर लूप कंप्लीट चलता था, उसके साथ एल्स आपका चलेगा, ऑल अल्फाबेट्स। बट सपोज इस पे आया जे, मैं बोल रहा हूँ इसमें जे नहीं है, सही तो बोल रहा हूँ जे नहीं है, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक के लूप को वहीं की वहीं रोक दिया। और एल्स कब चलता है, जब फॉर लूप पूरा कंप्लीट चले, तो फॉर लूप पे कंप्लीट चला नहीं, मैंने वहीं पे ब्रेक कर दिया। तो ये थोड़ा और लाइक ऑप्टिमाइज लॉजिक हो गया ये बिल्कुल। एक और लॉजिक आया है माइंड में, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ये तो जस्ट अभी बनाया मैंने, बोलो क्लियर हुआ। हाँ तो भी हैंडल कर लूंगा मैं, सिंपल कैपिटल लेटर आ जाए अगर इसमें, तो देखो क्या करूंगा मैं, ये आया आपका डॉट लोअर, ठीक है, एक मिनट रुको, डॉट लोअर, इसमें चेक कर रहे हो पर ये कैपिटल आ रहा है, इसको पूरा लोअर नहीं किया, ठीक है मैं समझ गया क्या इशू है। ये लो, मैं चाह रहा हूँ एक लाइन में हो जाए तो अच्छी बात है, पर ठीक है, एस डॉट लोअर, ये लो अब हो जाएगा। अच्छा जे नहीं था उसमें, अरे रुको, लॉजिक तो यहाँ पे भी काम करना चाहिए था, रुको इसको कर लेते हैं कैपिटल, ठीक है, डॉट लोअर, ये लो काम कर रहा है आपका। हमें अल्फाबेट से मतलब है, सिंपल सी चीज, क्लियर हुआ। सिंपल सी चीज है, अगर उसमें नहीं है तो लूप पूरा चलता रहे, अगर उसमें कुछ मिल गया तो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल, समझ आया, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि हाँ ये कहते हैं एनाग्राम स्ट्रिंग। एनाग्राम स्ट्रिंग पता है क्या होती है आप लोगों को, एनाग्राम स्ट्रिंग जैसे S1 में मैंने लिखा साइलेंट, और S2 में क्या लिखा, लिसन। इन दोनों में लेंथ क्या है, सेम है, और हर एक कैरेक्टर भी एक एक बार आया है, तो ये क्या होगी, एनाग्राम स्ट्रिंग। बट अगर मैं लिख देता साइलेंट इस तरह से, तो ये एनाग्राम स्ट्रिंग होती, क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसमें क्या है आपका, ए नहीं है, तो ये एनाग्राम नहीं होगी। एनाग्राम में क्या है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में आना चाहिए, और प्लस उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। ईच एंड एवरी कैरेक्टर आना चाहिए और उस स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं एनाग्राम, ANAGRAM। क्लियर है क्वेश्चन।
पाइथन सीख चुके हैं कि अब आप लॉजिक बना सकते हो। आपने लूप भी सीख लिया, क्या क्या फंक्शन एंड मेथड है वो भी सीख लिया। एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है? जिसमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर सेम होनी चाहिए और उसकी लेंथ भी सेम होना चाहिए। करो फिर इसका अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। लगाओ आप लॉजिक्स। क्या अप्रोच लगा रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करा होगा, एक इफ की कंडीशन लगा दी होगी दोनों की लेंथ कंपेयर करने के लिए शायद। फिर उसके अंदर लूप चलाया होगा एक स्ट्रिंग के अंदर, जो भी कैरेक्टर आ रहे होंगे आप S2 में चेक कर रहे होंगे। पहले फोर्थ में सॉल्व किया, क्या कंडीशन लगाई आपने? टाइम चेक हाँ, लूप लगाया है, तुमने सॉल्व किया है, सॉल्व के बाद कंडीशन वहीं की वहीं क्वेश्चन हो सकता है। वैसे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है बस, ये एक लाइन का। सॉर्टेड S1, मैं प्रिंट करूं इसको, बोलो ये चीज क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज के लिए और सॉर्टेड का काम का लिस्ट में आंसर देता है, ठीक है? समझना, मैं S2 करूं, क्या आंसर आएगा S2 का? सेम ही आएगा। अब क्या करना चाहिए मुझे? अगर दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग, अगर है तो प्रिंट एनाग्राम, नहीं तो एल्स प्रिंट नॉट एनाग्राम। रन किया, एनाग्राम, मैंने ए डाला तो नॉट एनाग्राम। क्लियर हुआ? लेंथ सेम है और ईच एंड एवरी कैरेक्टर भी सेम है, तो एनाग्राम हो गया। ठीक है, चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुए क्वेश्चंस आप लोगों को? बाकी असाइनमेंट में भी है क्वेश्चंस। जब एक बार आप असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लोगे फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दूंगा, तो उनको ट्राई करना। जब तक हमारी पाइथन चलेगी तो मैं आपको डेली एक एक क्वेश्चन देता रहूंगा, जब तक आप एनालिटिक्स तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फंक्शन, जो आज का टॉपिक है, फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं आपके? फंक्शंस आर माय block of code that runs only when it is called, फंक्शन क्या है मेरे? ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रन होते हैं जब वो कॉल हो, और मैं ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। वी यूज फंक्शन व्हेन आई want to
रिपीट द टास्क अगेन एंड अगेन। हम फंक्शन को यूज करते हैं जब भी मुझे कोई काम बार बार कराना हो। फंक्शन को यूज करने से फायदा क्या होता है? फंक्शन इंक्रीजेस द reusability of the code, reusability of code। फंक्शन क्या करता है? आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। इन पाइथन फंक्शंस आर मेड बाय द डेफ कीवर्ड। पाइथन के अंदर हम जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं वो हम बनाते हैं डेफ कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है? बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कब रन होगा? जब वो कॉल हो। फंक्शन को यूज करने की जरूरत क्या है? जब भी कोई काम बार बार कराना है तो हम फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। फंक्शन से क्या होता है? हमें अपना प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक ही लिखे हुए कोड को हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। और पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ नाम का कीवर्ड यूज होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, देखो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ रहे आप। जो भी अपने प्रोग्राम करे हैं लॉजिक वही रहेगा, बस अपने पूरे प्रोग्राम को एक बॉडी दे दोगे बस आप। जैसे फंक्शन बनाते कैसे हैं? मैंने कहा डेफ, डेफ के बाद लोगों आपके फंक्शन का नाम, जो भी आपके फंक्शन का नाम आप देना चाहते हो, तो मैंने दे दिया f1। अभी क्या है आपका एक फंक्शन, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पैरेंथेसिस से होता है। जितने भी फंक्शन होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? पैरेंथेसिस। फिर लगाया मैंने कोलन, कोलन किस लिए? बॉडी मारने के लिए। इसके अंदर आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो। जैसे मैं लिखा प्रिंट, मैं लिख लिया हेलो, मैं लिख लिया प्रिंट हाय, मैं लिख दिया प्रिंट, मैं लिख दिया हे। रन किया तो कुछ भी आंसर देखने को मुझे मेरा नहीं मिला, ठीक है। अब ये आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक कॉल नहीं होगा, जब तक फंक्शन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब फंक्शन कॉल कैसे होता है? मैं आऊंगा अपनी फंक्शन की बॉडी के बाहर और जो भी मेरे फंक्शन का नाम है वो लिखूंगा उसको कॉल करने के लिए। फंक्शन का नाम क्या है? f1। रन किया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया हेलो हाय हे। बोलिए इतना क्लियर हुआ? अब इसका फायदा क्या हुआ? मतलब लिखवाने को डायरेक्टली भी लिख सकता है ना हेलो हाय हे, तो इतना लाइक ये क्यों किया मैंने? अब सपोज मैं कहीं यहाँ पे अपना कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे जरूरत पड़ गई हेलो हाय हे लिखने की, तो मैं पूरा प्रिंट में लिखूंगा? मैं तो बस f1 लिखूंगा और ये करूंगा, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। अब ये हुआ कैसे? देखो मैंने फंक्शन का फ्लो समझना, फंक्शन फ्लो कैसे होता है। देखिए अभी तक आपको आदत होगी आपका प्रोग्राम कैसे रीड करने की। आप अभी तक प्रोग्राम कैसे रीड करते थे? इसको लाइन को रीड करते थे, इसको 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 ऐसे रीड करते थे चीजें, पर ये अब यहाँ से चीजें ऐसे रीड नहीं होंगी। सबसे पहले इसमें कौन सी लाइन रीड होगी? देखो ये वाली लाइन एग्जिस्टेंस जब करेगी जब फंक्शन कॉल हो, तो आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट नहीं होगा, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से स्टार्ट होगा। मतलब सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सी लाइन होगी? f1। f1 से क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने पे क्या होता है? जहां पे फंक्शन डिफाइन है वहां पे आपका एग्जीक्यूशन आएगा। कॉल होने से क्या होगा? जहां पे फंक्शन डिफाइन है एग्जीक्यूशन वहां पे आएगा। फिर आप इसकी बॉडी में आओगे, क्या आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ? हेलो। फिर ये वाली लाइन आ जाएगी हाय, फिर ये लिखा आ जाएगा हे। सिंपल, हेलो हाय हे। अब जहां भी मैं f1 लिखूंगा वहां से मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा और मैं अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाऊंगा और मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा हेलो हाय हे। देखो जैसे मैं लिखा f1, इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ गया? हेलो हाय हे। बोलो क्लियर हुआ? ऐसा कोई भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैं लिखा f1, जब मुझे जितनी बार आप यूज करो, पूरा प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं पड़ रही। आपने प्रोग्राम अपना सिर्फ एक बार लिखा और उस लिखे हुए प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम यूज कर लिया।
बोलो क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। अब मैंने फंक्शन पढ़ाना है, स्टार्ट नहीं किया, आपको फंक्शन का यूज बता रहा हूं। हम उस फंक्शन का पढ़ने का मोटिवेशन क्या है बेसिकली। F2 लिया मैं लिख दिया, आपके पास 2 नंबर इनपुट करा लेते हैं। b इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर b, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, रन किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ। फंक्शन कॉल आप कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं यहीं से करें। मैं यहां से कॉल कर दूंगा। जब पहले कौन सी लाइन रन होगी? ये वाली। यहां से क्या होगा? एग्जीक्यूशन कहां पे जाएगा? जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन कॉल कहां से होगा? यहां से। यहां से आपका एग्जीक्यूशन आएगा जहां पे आपका फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। आप इसमें इनपुट डालोगे ए बी, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ओके, तो मैंने रन किया, 5 दिया, 3 दिया, 8। अब सपोज मुझे कहीं और एडिशन करने की नीड पड़ गई, जैसे मुझे कहीं और एडिशन करने की नीड पड़ गई। मैंने यहां पे लिखा F2, सिंपल फंक्शन कॉल किया, अपने आप इनपुट मांगने लगा। 7 में दिया, 9, 16। तो एक लिखे हुए प्रोग्राम को मैंने रीयूज कर लिया। तो क्या लिखा था फंक्शन के बारे में मैंने? फंक्शन कब चलेगा? जब वो कॉल हो। विदाउट कॉल फंक्शन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके। फंक्शन क्यों बनाते हैं? अगर कोई काम बार बार कराना है तो हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन क्या होता है? आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। एक बार लिखना है आपको कोड, उस प्रोग्राम को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। और पाइथन में फंक्शन बनाते हैं हम डेफ कीवर्ड से। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक और फंक्शन बना के दिखाता हूं अभी, कि जैसे मैं लिखा s इक्वल टू कुछ भी लिख दिया एप्पल। मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास एक लेंथ नाम का फंक्शन है। आप क्या लिखते हो? len ऑफ s। तो यहां से भी तो क्या कर रहा है? फंक्शन ही तो कॉल कर रहे हो। ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी तो है। आप क्या करते हो? आपको लेंथ मिल जाती है कैलकुलेट होके, राइट। पर अब मैं कह रहा हूं मुझे तो ये 3 वर्ड लिखने में भी आलस आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं सिंपल l लिखूं और मुझे मेरा आंसर आ जाए। मतलब मैं खुद का फंक्शन बनाना चाह रहा हूं। मैं पाइथन का जो बना बनाया लेंथ फंक्शन में उसको यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 वर्ड लिखने पड़ते हैं len। मैं चाहता हूं मैं सिर्फ l लिखूं, मुझे मेरी लेंथ कैलकुलेट होकर मिल जाए। तो अब मैं खुद के फंक्शन भी बना सकते हो। अब ये मत देखना मैं बना कैसे रहा हूं, अब वो फंक्शन का यूज बता रहा हूं आपको। मैंने l लिया, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ मैं इसको, देखो अब मुझे कहीं पे भी कुछ भी काउंट करना है, तो हम लोग क्या लिखते थे? एलियन लिखते थे, पर मैं एलियन नहीं लिखूंगा, तो मैं एल लिखूंगा और जो भी मुझे कैरेक्टर काउंट करने लिखा, मुझे मेरे पता चल गए 4 कैरेक्टर। अपना खुद का फंक्शन बना लिया मैंने। तो अब फंक्शन, जो चीज पाइथन में बनी बनाई नहीं है, आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था, मैं फंक्शन बना के दिखाया था आपको, स्पेशल कैरेक्टर वाला, अपना खुद का फंक्शन। जहां भी मैं माय लिख रहा था, मुझे मेरा आंसर कैलकुलेट होके मिल जाया कर रहा था। बोलो क्लियर हुआ? तो फंक्शन का यूज बताया मैंने आपको। अब आपको क्लियर हुआ इतना? अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक यहां से पढ़ना। तो पाइथन में 3 तरह के फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, 3 तरह के फंक्शन हम पढ़ेंगे। पहला होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आज हम पढ़ेंगे, जो यूजर खुद से बनाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सेकंड पढ़ेंगे हम एनोनिमस फंक्शन।
थर्ड पढ़ेंगे हम बिल्ट इन फंक्शन। थर्ड पढ़ेंगे हम बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से ही बने बनाए हैं। तो ये 3 टाइप के फंक्शन हम पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजर कैसे अपने खुद के फंक्शन बना सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो देखो अब यहां से आपको मेन समझना है सारी चीजें। देखो आपको कोई भी फंक्शन बनाना है, डेफ लिखना पड़ेगा। डेफ के बाद आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो जिसके नाम से आप बनाना चाहते हो, कोई भी नाम। मैंने f1 लिख दिया, ये आ गया पैरेंथेसिस, ये लगाई मैंने कोलन, एंटर किया, मैंने किया प्रिंट, मैंने लिखा हेलो, मैं लिखा प्रिंट हाय, और फंक्शन कॉल किया, एफ बाहर आके बॉडी के। तो आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा और यहां से कहां पे आएगा, जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, और फिर आप बॉडी में आओगे और आपका आंसर आएगा हेलो हाय। बोलो, इतना क्लियर? अब आप लोग मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आप मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना। हाँ बताओ आंसर क्या आएगा इस प्रोग्राम का। एक एक करके, हाँ बोलो। AI, फिर और फिर राइट, ठीक है। देखो प्रोग्राम कैसे फ्लो होगा, अब आप डायरेक्टली वाली लाइन में चला देना कहीं। सबसे पहले देखो आपके जीरो इंडेंटेशन पे क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, ये AI। तो पहले क्या प्रिंट होगा आपका AI। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर तो एंटर कर ही नहीं सकते, तो फंक्शन की बॉडी के बाद कुछ लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा है ना SQL, तो SQL आ गया। अब क्या है, अब तो ये वाली लाइन है, यहां से क्या हुआ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल हुआ, आप कहां पे आ गए, जहां पे डिफाइन था, फिर बॉडी में आए, क्या लिखा था ये ML। अब फंक्शन हो गया कंप्लीट, कंप्लीट होने का अपनी बॉडी से बाहर आएगा, बॉडी से बाहर आएगा तो क्या आ गया इसका लिखा हुआ पाइथन। तो AI SQL ML और पाइथन आ गया आपका लिखा हुआ। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको? फंक्शन का फ्लो समझो बस आप, ठीक है, समझ में आया फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन को डिफाइन करने के ना 4 तरीके होते हैं, देयर आर 4 वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। 4 वेज टू डिफाइन अ फंक्शन, 4 ways to define a function। पहला तरीका है आपका takes nothing, return nothing, takes nothing और आपका return nothing। सेकंड है take something और return nothing। थर्ड है आपका takes nothing return something, return something। फोर्थ हो जाएगा आपका takes something और return something। तो देखते हैं पहला तरीका, takes nothing और return nothing का मतलब क्या होता है। बहुत बेसिक सा है टेक्स नथिंग और रिटर्न नथिंग का मतलब। देखिए एक फंक्शन बनाया डेफ एफ और ए नाम रख लिया फंक्शन का, ये दिया, 2 नंबर को एडिशन कराया सिंपल, इनपुट एंटर ए बी इक्वल टू इंट इनपुट बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी ए। तो पहले आप इस वर्ड पे फोकस करो, इसका मतलब क्या है।
टेक्स नथिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स नथिंग का मतलब क्या? जो फंक्शन कुछ भी नहीं ले रहा। मतलब कि देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, क्या इसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या? इसके ब्रैकेट के अंदर अगर ये ब्रैकेट खाली दिख रहे हैं तो समझ जाओ फंक्शन कुछ भी नहीं ले रहा, टेक्स नथिंग। टेक्स नथिंग का मतलब क्या है? ये वाली जो ब्रैकेट है, क्या ये ब्रैकेट एम्प्टी है? हाँ, ब्रैकेट क्या है आपके? एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन आपसे कुछ भी नहीं ले रहा। रिटर्न नथिंग का मतलब क्या है? क्या आपको कहीं पे भी रिटर्न नाम का वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है इस प्रोग्राम में? समझ में आया? टेक्स नथिंग मतलब क्या इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो समझ आओ टेक्स नथिंग है। क्या आपको पूरे प्रोग्राम में रिटर्न नाम का वर्ड दिख रहा है आपको? नहीं, इसके अंदर तो नहीं दिख रहा। अभी देखेंगे रिटर्न का मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो समझ जाना रिटर्न नथिंग है। अब प्रोग्राम को रन करूंगा, कहां से स्टार्ट होगा इसका फ्लो? यहां से। यहां से कहां पे आएगा? जहां पे आपका फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। फिर आप इसकी बॉडी में आओगे, जो ये कुछ इनपुट मांगेगा, उससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सी में आ गया, प्रिंट सी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने रन किया, 4 दिया, 7 दिया, ए पे क्या आ गया मेरा? 4, बी पे क्या आ गया? 7, 4 + 7 हो गया 11, प्रिंट सी, सी क्या हो गया आपका? 11। बोलो, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग। फंक्शन कुछ लेगा बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, डेफ बी नाम से बना लिया, कोई वेरिएबल दे दिया मैंने, x, y दे दिए, यहाँ पे z ले लिया मैंने, x - y, प्रिंट कर लिया मैंने z, 2 इनपुट ले लिया कुछ भी मैंने i इंट इनपुट एंटर i, j = इंट इनपुट एंटर j। अब क्या किया? फंक्शन किया मैंने कॉल i, j। प्रोग्राम का फ्लो कहां से स्टार्ट होगा बताओ? किस लाइन से स्टार्ट होगा? i से। यहां से प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होगा। कुछ नंबर इनपुट मांगेगा, सपोज मैं डाला 7, मैं डाला 1। अच्छा पहले ये देख लो इसका मतलब क्या है। देखो, टेक समथिंग का मतलब क्या हुआ? फंक्शन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मींस फंक्शन मुझसे क्या ले रहा है? कुछ ले रहा है। टेक समथिंग का मतलब क्या हुआ? फंक्शन मुझसे कुछ ले रहा है। रिटर्न नथिंग का मतलब क्या हुआ? कहीं पे रिटर्न नाम का वर्ड लिखा हुआ नहीं दिखा आपको। रिटर्न नथिंग का मतलब क्या हुआ? कहीं पे मेरे रिटर्न नाम का वर्ड नहीं लिखा हुआ। टेक समथिंग मींस क्या है? फंक्शन कुछ ले रहा है। रिटर्न नथिंग मतलब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं, मतलब रिटर्न नाम का वर्ड मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब फंक्शन होगा यहां से स्टार्ट। इसमें दिया मैंने 7, मैं दिया 1, i पे क्या आया? 7, j पे क्या आया? 1। फंक्शन कॉल होगा जहां पे वो आपका डिफाइंड है। x पे क्या आ गया? 7, y पे क्या आ गया? 1। 7 - 1 कितना होता है? प्रिंट z, z क्या है आपका? 6। मैंने दिया 7, मैंने दिया 1, क्या आ गया आपके पास? 6। बोलो, इतना क्लियर हुआ सबको? अब जो भी चीज फंक्शन के डिफाइन के टाइम पे लिखते हो इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। जो भी चीज फंक्शन के डिफाइन के टाइम पे दोगे उसको क्या बुलाओगे? एक्स और वाई वेरिएबल नहीं है, क्या है? पैरामीटर। और जो भी चीज फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे दोगे उसे क्या बुलाओगे आप? आर्ग्यूमेंट्स। इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर
कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं ये काफी, कि पैरामीटर क्या होगा जो आप फंक्शन के डिफाइन के टाइम पे दे रहे हो, और आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट हमेशा कॉलिंग के टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट्स। अब एक और एग्जांपल देखो, क्या दे रखा है, टेक्स नथिंग पर रिटर्न समथिंग। टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, डेफ सी लिख लिया, मैं लिख दिया यहाँ पे आपकी बार, चलो ऐसे लिख लेता हूं। और मैंने लिखा k इक्वल टू आई इंटू जे, रिटर्न k। रन किया, अभी कुछ भी नहीं आया, कोई फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया। कॉल किया फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल ले लिया मैंने t नाम का। पहले मतलब समझते हैं इसका क्या है। टेक्स नथिंग का मतलब क्या हुआ, फंक्शन कुछ भी नहीं दिया, मींस कोई पैरामीटर आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया गया। हाँ, कोई भी आर्गुमेंट और मैंने फंक्शन नहीं दिया, वो पैरामीटर नहीं दिया। मतलब रिटर्न समथिंग, मतलब कहीं पे रिटर्न नाम का पद लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, तो रिटर्न समथिंग है अगर आपको रिटर्न लिखा हुआ दिख रहा है। अब देखना ये वाला स्टेप, फंक्शन कॉल होगा यहां से, फंक्शन कॉल होगा यहां से, तो स्पेस करके लिख देता हूं। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ आपका यहां से, और यहां से एग्जीक्यूशन कहां पे है, जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। आप फंक्शन की बॉडी में दो नंबर इनपुट मांगे, मैंने वाला 3, यहाँ पे डाल दिया मैंने 4। 3 इंटू 4 क्या हो गया, के पे 12। बोलो इतना स्टेप क्लियर है। अब रिटर्न देखना, रिटर्न क्या करता है, किसी को पता है रिटर्न क्या करता है। रिटर्न वैल्यू, और इसके अलावा फंक्शन को रिटर्न वैल्यू, उसके अलावा कुछ। चलो ठीक है, के पे क्या आया 12। अब जरा रिटर्न समझना क्या करता है। जहां से फंक्शन कॉल हुआ, जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ उसी को वैल्यू वापस करता है। जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ उसी को वापस कर देगा। फंक्शन कॉल कहां से होता है, इस वाले बॉक्स से, तो वैल्यू किस पे आ जाएगी, इस पूरे के पूरे बॉक्स पे। तो इस पे क्या आ गया, पूरे पे 12। 12 किसको असाइन हो गया, आपका p को। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, डालता हूं 3 और 4, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो अभी कहीं कुछ प्रिंट करा ही नहीं है। प्रिंट p करूंगा तभी तो आंसर आएगा। प्रिंट p किया, कहीं पे भी मैं अगर p करूंगा, जो अभी मैं प्रिंट किया ना, यहाँ पे करता हूँ प्रिंट p, तो क्या आ गया 12। बोलो इतना क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको रिटर्न का सिर्फ एक काम बताया, जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसको वैल्यू वापस करता है। पर अभी इसमें एक कैच और है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाँ, तो अभी के लिए इतना कि रिटर्न क्या करता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसको वैल्यू वापस कर देता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इस चीज इतना क्लियर है ना। ठीक है, वैसे वेरिएबल लिखो मत लिखो कोई जरूरत नहीं होती, विदाउट इसके भी चल जाता है आपका प्रोग्राम। दिखाता हूं मैं आपको, एक थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं अब, या भी नॉर्मली रखता हूं। बोलो इतना क्लियर है ये। ठीक है, एरर क्यों देगा, वैल्यू इसमें स्टोर हो चुकी थी ना आपकी p में, तब तो एरर आता, तब तो फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, p में कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर मैं कर्नल रीस्टार्ट कर दूं, कहाँ गया रीस्टार्ट कर्नल, रीस्टार्ट, अरे यहाँ कर्नल। अब अगर मैं अब इसको p करूंगा, प्रिंट p, एरर आएगा मेरा, देखो आ गया एरर।
P is not defined. अगर मैं एक बार रन कर दूंगा, 2 दिया, 3 दिया, 6 आ गया, क्योंकि मैं तुरंत इसको P पे वैल्यू आ रही होगी रिटर्न होके। बोलो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और बनाता हूँ, जो मुझे पॉइंट समझाना है वो उससे समझाता हूँ मैं इससे। देखो आप रिटर्न को क्या समझ रहे होंगे अभी मुझे मालूम है इस पॉइंट पे, कि जब भी रिटर्न लिख रहे हो आपको वेरिएबल लिखने की नीड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी आपका चल जाता है, जरूरी नहीं है वेरिएबल लिखने की नीड हो हमें। देखो मैं दिखाता हूँ क्या, ये उसको कैसे एक्चुअली में स्टोर करता नहीं है, वो तो मैंने करवा लिया है जबरदस्ती, वैसे करता नहीं है, तो भी वो आंसर ही देगा। देखो मैं आपको एक चीज कुछ चीजें बताता हूँ यहाँ पे, या पहले मैं आपको ये वाला लास्ट वाला भी बता देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ वो जो मुझे पॉइंट समझाना है। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, और देखो फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा पॉइंट क्या है जो मुझे क्लियर करना है आपका। एक्चुअली में रिटर्न कुछ और करता है, जो मैंने मेन आपको बताया नहीं है रिटर्न का मेन काम क्या है। तो पहले देखो, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। डेफ मैंने लिया, कोई भी डी ले लिया, टेक समथिंग है तो कुछ ना कुछ लेगा, ये कुछ भी दे दिया, इसमें एम कॉमा एन दे दिया। अब मैंने क्या किया, ठीक है, y इक्वल टू m की पावर n, रिटर्न y। अब दिखाता हूँ आपको वो चीज इसमें, या अभी भी नहीं दिखाता, रुक जाओ, मैं 2 नंबर और इनपुट करा लेता हूँ। r इक्वल टू इंट इनपुट एंटर r, s इक्वल टू इंट इनपुट एंटर s, d लिखा, r कॉमा s लिखा। तो क्या होगा इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, देखिए एक बार आप। टेक समथिंग मतलब क्या हुआ, फंक्शन कुछ ले रहा है। रिटर्न समथिंग क्या हुआ, रिटर्न नाम का पद आपको लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने ये वाली लाइन चली, ये लाइन चली, मैंने सपोज यहाँ पे दिया 2, मैंने यहाँ पे दिया 3, आर पे क्या है 2, एस पे क्या है 3, यहाँ से हो गया फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल होगा, फ्लो यहाँ पे आएगा, आर किसकी वैल्यू किस पे आएगी, एम की वैल्यू किस पे आएगी 3 पे, 2 की पावर 3 8, रिटर्न वाई, रिटर्न का काम क्या है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसको वैल्यू वापस करो, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 8। बोलो, अच्छा बोलिए क्लियर हुआ, पहले बोलो इतना क्लियर हुआ। ये चीज चाहूं तो मैं इसको किसी में वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकता हूं, समझो, मुझे एक चीज समझानी है यहाँ पे, मैं चाहूं तो यही काम एक वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकता हूं, 2 3। तो ऐसे मत समझना कि रिटर्न कोई वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए यूज कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इतना ही नहीं, कुछ और काम है रिटर्न का, मैं बताऊंगा, अभी मेन यूज नहीं बताया, अभी तो ये बताया रिटर्न क्या करता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसको वैल्यू वापस कर रहा है, पर एक और मेन पर्पस है इसका। इतना क्लियर हुआ, ये वाला फ्लो क्लियर है प्रोग्राम का। अब इस पॉइंट पे आपको दिमाग में एक डाउट आएगा कि रिटर्न ने कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, ये तो प्रिंट भी करता था। अगर मैं यही चीज लिखूं और यहां पे अगर लिख दो प्रिंट, बस समझ रहे हो, ये काम तो प्रिंट भी कर रहा है ना, रिटर्न ने भी तो यही किया, आंसर निकाल के दिया 2 की पावर 3 8, प्रिंट ने भी क्या करा 4 की पावर 3 64। समझ आया इतना? तो फिर रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस ही क्या हुआ, अगर एग्जीक्यूशन देखो तो सेम है, तो रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई आइडिया है किसी को, रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? तो मैं बताता हूं, बोलो इतना क्लियर हुआ।
अब एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, आप लोग पहले उसका आंसर बताना। हाँ आशी बताओ। और प्रिंट मतलब क्या हो गया? प्रिंट करना? नहीं नहीं नहीं, कुछ और काम है। देखो इस एग्जाम्पल का सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल को बाद मैंने लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, F5 के नाम से फंक्शन ले लिया, मैं लिखा वही सारी चीजें दोबारा से, प्रिंट, मैं लिख दिया पाइथन, मैं लिख दिया प्रिंट AI, रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न ML प्रिंट ML प्रिंट SQL प्रिंट NLP F5 वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ इसमें H में, प्रिंट H, और मैं लिख दिया प्रिंट एक्सेल। इसका आंसर बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। टाइम लो, करके मत देखना, पर इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताते ही आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी रिटर्न और प्रिंट की क्या है। पहले सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा मुझे बताओ विदाउट रन करे। इससे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा रिटर्न और प्रिंट का आप लोगों का। हाँ आ गया मित आंसर। रुको रुको, हाँ पहले क्या बता रहे हो आप? पाइथन, फिर NLP, फिर ML, एक एक करके पहले। हाँ ML, एक्सेल, यही कह रहे हो अमित? हाँ और कोई किसी का आंसर आ रहा हो? फिर अच्छा, और कोई इसके अलावा? ठीक है। हाँ हाँ, और कोई? अभी तक तो किसी का सही आंसर नहीं आया। एरर तो नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी क्यों? क्या कहाँ पे गलती की मैंने जो एरर आएगी? बिल्कुल करता है। आप कह रहे हो रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, आप ही कह रहे हो। ये लो डेफ, पहले आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैं लिखा रिटर्न, मैं लिख लिया हाई और F6 दे दिया, ये लो हाई आ रहा है। देखो क्या होगा इसका आंसर। पाइथन NLP ML SQL, देखो इसका आंसर होगा पाइथन, फिर आएगा उसके बाद NLP, फिर उसके बाद आएगा AI, फिर उसके बाद आएगा ML, फिर एक्सेल, SQL नहीं आएगा। देख लो इसका आंसर। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप समझो रिटर्न करता क्या है। रिटर्न फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। देखो आप फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाते हो। कैसे? देखिए सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, पाइथन आ गया, और क्या है? NLP आ गया। यहां से क्या हुआ? फंक्शन कॉल, प्रिंट AI भी आ गया। रिटर्न का काम क्या बताया था मैंने? जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद वापस भेज दो, यहीं से बाहर आ गए आप।
और इसको क्या दे दिया आपने, ml, प्रिंट h किया, h क्या आ गया ml, और ये फिर एक्सेल। तो रिटर्न के बाद कुछ भी लिखते रहो, वो कभी चलेगा ही नहीं आपका। फंक्शन टर्मिनेट हो गया, फंक्शन खत्म हो गया वहीं पे, आपका फंक्शन की बॉडी से बाहर हो गए। तो रिटर्न क्या करता है, फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। अगर मैं लिखूं यहां पे रिटर्न जावा, क्या आंसर आएगा आप बताओ। पाइथन, ठीक है, पाइथन, एनएलपी, जावा और एक्सेल, ये 3 चीज आएंगी। पाइथन, एनएलपी, जावा, एक्सेल। रिटर्न के बाद कुछ भी लिखो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहीं से बॉडी के बाहर आ गए। फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है रिटर्न आपका। क्लियर हुआ? तो इतना पार्ट क्लियर हुआ, 4 तरीके फंक्शन को डिफाइन करने के। बोलिए अब क्लियर है। टेक समथिंग का मतलब क्या होगा, रिटर्न नथिंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब आर्क्स एंड क्वार्क्स पढ़ते हैं। डेफ लिखा मैंने, सपोज मैं लिखा F6 लिख लिया मैंने, 2 वेरिएबल दे ए कॉमा बी, प्रिंट ए लिखा, प्रिंट बी लिखा मैंने, F6 करके फंक्शन कॉल किया, इसमें कुछ वैल्यूज डाली है मैंने, 1 2 3 4, अरे रुको 1 2 डाली। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, अगर मैं इतने को रन करूं प्रोग्राम को, तो क्या आंसर आ गया, 1 2 आ गया। सिंपल बोले तो ए पे क्या आ गया 1, बी पे क्या आ गया 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अरे इसको कॉपी किया, फिर लिखा मैंने इसको, अब क्या डाल दिया मैंने 3। क्या आंसर आएगा आपकी बार, एरर आएगा कि फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट but 3 were given. Function exactly takes 2 positional arguments but 3 were given. क्या कह रहा है, फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और दे कितने रहा हूं मैं 3। ये क्या आया आपके पास 1, ये चला गया। अब 3 के लिए तो मेरे पास है ही नहीं है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा c। मुझे यहाँ पे इस केस में तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा c, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो ये तो चलो एक वेरिएबल है तो मैं ले सकता हूं, बस सपोज अगर मुझे कुछ इस तरह से लिखना है, इतनी सारी वैल्यूज है, अब ये तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाएगा। क्या सही है, हाँ। तो अब ये तो इतने वेरिएबल तो हम लिखेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या लगा दूंगा स्टार। तो ये क्या करेगा, इसे हम बोलते हैं आर्क्स। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है किस पे आ जाएगी आपकी, ए पे। अब जो बची हुई है सारी चीजें उसके किस पे चली गई, बी पे। सारी चीजें किस पे आ गई आपकी, बी पे। इतना क्लियर हुआ, ये सारी की सारी वैल्यूज बी पे चली गई। तो अगर मैं इनका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी, बताओ क्या आएगा, टाइप ऑफ ए क्या आएगा, टाइप ऑफ बी क्या आएगा, टाइप ऑफ बी क्या आएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज किस पर चली गई, बी पे। तो क्या आएगा टाइप ऑफ बी। अभी डेटा टाइप्स खत्म किया हमने, क्या आएगा टाइप ऑफ बी। डेटा टाइप्स खत्म करें हमने, अभी लिस्ट आएगी, टपल आएगी, सेट आएगा, टपल आएगा, राइट टपल आएगा, बिल्कुल ठीक। कॉमा सेपरेटेड क्या होती है, टपल होती है, तो देखो टपल आएगा। क्या है आपका टपल आ रहा है, देखो बिल्कुल। तो इससे आप कितने भी वैल्यूज दो वो सब उस पर चले जाएंगे आपके बी पे। क्लियर हुआ, ठीक है।
ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, इसका रिवर्स एग्जांपल क्या हो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप बताओ क्या आंसर आएगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या आंसर होना चाहिए मेरा? आंसर बताओ मुझे, सिंपल। राइट, एरर आएगा। क्योंकि क्यों आया आ रहा है एरर? रीड करो, फॉर मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट। क्या बोल रहा है वो? देखो, आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज किस पे आ गई? ए पर। अब बी पे तो कुछ बचा ही नहीं, बी के लिए तो आपने कोई वैल्यू ही नहीं डाली, तो ये था आर्क्स। क्लियर है? अब क्वार्क्स देखो क्या होता है, या एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, आप लोग मुझे आंसर बताना है इसका। बताओ क्या आंसर आएगा इसका प्रोग्राम का? क्या क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ बताओ आंसर। बेसिकली हमने क्या बनाया, ये फंक्शन क्या करके दे रहा है? एवरेज। एवरेज का फंक्शन बना लिया। इस पे क्या गए सारे नंबर? क्या ये लेंथ जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, जीरो के इक्वल तो है ही नहीं लेंथ एक्स की। तो इसने क्या किया, सम किया, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ नंबर्स से, और एवरेज रिटर्न कर दिया। तो आपने एवरेज कैलकुलेट करने का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब कभी भी मुझे कहीं भी एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना। फंक्शन का नाम क्या था मेरे? ए। ठीक है, तो मैं ए लिखूंगा, जो भी मुझे नंबर्स चाहिए मैं सिंपल लिख दूंगा, मुझे मेरा एवरेज मिल जाएगा। अगर मैं इसको खाली रन करूंगा तो हेलो प्रिंट कर देगा, या आप जो आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहो। तो अपना खुद का फंक्शन बना लिया। हमारे पास सम फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है, पर एवरेज का कोई फंक्शन नहीं होता, तो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखो क्वार्क्स क्या होता है आपका। मैंने F7 लिया, एक्चुअली दो स्टार दे दिए, प्रिंट पी, फंक्शन कॉल किया मैंने, मैं लिखा नेम इक्वल टू दीपांशु, एज लिखा मैंने, कुछ भी लिख दी, और मैं लिख दिया क्या लिखूं यार, हॉबी लिख दी मैंने, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट उठकर किस पे जाएंगे? इस पूरे पी पे। अब ये किसकी फॉर्म में आर्ग्यूमेंट ले रहा है? ये डिक्शनरी की फॉर्म में। तो बोलो क्लियर हुआ इतना? क्या आ गया नाटक, सब कुछ तो सही लिख रहा हूँ। इंटीरियर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्या दिक्कत है? इंटीरियर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल दिखा रहा है ये, ऐसा तो नहीं होता वैसे, पर देख लेता हूँ। इक्वल टू नहीं आएगा शायद, इक्वल टू नहीं आएगा, सही कह रहे हो, कोलन आएगा, कुछ तो आता था, इक्वल टू ही आता था जितना मुझे याद है। एक मिनट ना, रुको,
हम्म, इस पे भी कॉमा, इस पे नहीं आते थे यार, जितना याद है मुझे। रुको, मैं टी लिखा मैंने, एन दिया, ए, ठीक है। नहीं आता यार, नहीं आता कोई भी, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, एक मिनट को। फंक्शन है देखना, फंक्शन नाम क्या मैं दे क्या रहा हूँ, ये था F7 है फंक्शन का नाम। नेम इक्वल टू दीपांशु, काम कर रहा है, सिंटैक्स तो सही था, फंक्शन नाम गलत लिखा था। देखो अब ये क्या ले रहा है, इन डिक्शनरी की फॉर्म में आर्गुमेंट ले रहा है, ये जितने भी आर्गुमेंट ले रहा है डिक्शनरी की फॉर्म में। टाइप करोगे टाइप ऑफ टी, डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है। क्लियर हुआ? मशीन में एक टॉपिक पढ़ोगे आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के नाम से, वहां पे बहुत हेल्प करता है ये आर्गुमेंट। अगर ये आर्गुमेंट नहीं लगाओगे तो बहुत लंबा कुछ लिखना पड़ेगा। वहां पुष्पेंद्र पढ़ा है तुमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मशीन में, तो वहां पर उसको यूज कर लेते हैं हम। बोलो क्लियर हुआ कीवर्ड आर्गुमेंट? ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक लास्ट चीज देखते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, तो कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में? मेनली दो तरह के, मेनली ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? हाँ, ग्लोबल वेरिएबल जो, बिल्कुल ठीक, ग्लोबल वेरिएबल आर ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल बनाए हैं डे 1 से लेकर अभी तक, सब ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं आपने आज तक। अभी जितने ही वेरिएबल हैं सब ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के बाहर डिफाइन होते हैं। और कुछ भी होता है क्या ग्लोबल वेरिएबल के बारे में? इसके अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबल वेरिएबल, एक इंपॉर्टेंट बात मिसिंग है, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। जो ग्लोबल वेरिएबल है जहां मर्जी चाहे वहां एक्सेस करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं पे भी एक्सेस हो जाएंगे प्रोग्राम में, कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे। ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल आर ऑलवेज डिफाइंड inside the function body। function body, local variable are always defined inside the functions body। inside the, हाँ, global variable are always defined inside the functions body या block of code। हाँ, फंक्शन की बॉडी में ही तो हो गया, इफ तो फंक्शन की बॉडी में होगा। लोकल वेरिएबल क्या होंगे? हमेशा फंक्शन के अंदर होंगे, चाहे फंक्शन में इफ लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, फंक्शन के अंदर। लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन इट्स ब्लॉक। लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अपने ही ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेस किए जा सकते हैं। तो देखो लिखा डेफ और मैंने लिखा
F9 मैं लिखा D इक्वल मैंने दिया 10 प्रिंट D F9 प्रिंट D। तो एक किस टाइप का वेरिएबल हुआ, ग्लोबल है या लोकल है, ग्लोबल है, कोई फंक्शन की बॉडी के बारे बनाए। तो पहले कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली, क्या प्रिंट हो गया D, फिर यहां से फंक्शन कॉल होगा, जहां पे फंक्शन डिफाइन है वहां पे आएगा एग्जीक्यूशन, प्रिंट D क्या है आपका 10, फंक्शन अपनी बॉडी से बाहर आएगा, प्रिंट D तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 3 टाइम्स। बोलो इतना क्लियर है। ये क्या है मेरा इस केस में, ग्लोबल वेरिएबल। देखो कहीं पे भी एक्सेस हुआ, फंक्शन के अंदर बुलाया, लिख देते हैं यहाँ पे इनसाइड फंक्शन बॉडी, आउटसाइड फंक्शन बॉडी, आफ्टर फंक कॉल्स। देखो तीनों जगह पे चल एक्सेस कर पा रहे हैं हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को। बोलो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिखा F10 डैश F10 लिखा मैंने, y इक्वल टू 20 प्रिंट y, F10 प्रिंट y। क्या आंसर आएगा इसका 20 और एरर, या फिर डायरेक्ट एरर आ जाएगा 20 और एरर, राइट 20 और एरर। क्यों आया एरर, देखो यहां से फंक्शन कॉल हुआ, ऊपर गए, ये क्या है फंक्शन की बॉडी के अंदर बना, ये क्या हो गया लोकल वेरिएबल, इसकी जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर है। प्रिंट y किया तो क्या आ गया आपका 20, अब फंक्शन अपनी बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंट y क्या है आपका एरर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज सबको, ठीक है। अब एक इस क्वेश्चन का आंसर करो, डेफ F11 Q इक्वल टू 5, Q इक्वल टू 1, प्रिंट Q, प्रिंट Q और F11 प्रिंट Q। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो क्या होगा, सिंपल, ये क्या है 5 है, प्रिंट Q, Q क्या है आपका 5, यहां से फंक्शन कॉल होगा, यहां पे आएगा, Q पे क्या है 1, प्रिंट Q, Q क्या है आपका 1 है, फंक्शन की बॉडी के बारे है, प्रिंट Q, Q क्या है आपका, अब ये ग्लोबल वाला नहीं लोकल वाला ट्रीट नहीं होता, ये ग्लोबल वाले को कंसीडर करता है, तो क्या आ गया 5, ये ग्लोबल वाले को कंसीडर करता है, लोकल को नहीं कंसीडर करता, क्योंकि लोकल की तो अंदर ही एग्जिस्टेंस है, बॉडी की वजह तो अभी भी क्या है ग्लोबल वाले को ढूंढ रहा है, तो 5 1 5। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, डेफ F12, अब ये वाला देखना आप लोग, मैंने V ले लिया 10, लिखा V इक्वल टू V प्लस 1, प्रिंट V
और मैं लिखा प्रिंट वी F12 और मैंने लिखा प्रिंट वी। बताओ क्या आंसर आएगा अब की बार? क्या 10 के बाद एरर आ जाएगा, अनबाउंड लोकल एरर। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वी पता ही नहीं है वी है क्या चीज। बताओ वी क्या है? एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मॉडिफाई नहीं कर सकते आप उसको। क्लियर हुआ? एरर क्यों आया? किसी भी ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो पहले उसको ये बताओ कि ये जो वेरिएबल है लोकल नहीं, अब ये लोकल की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। अभी जो वेरिएबल ट्रीट हो रहा है ना, एक लोकल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो उसको बोलो ये लोकल नहीं है ग्लोबल होगा, मतलब बताना पड़ेगा। देखो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूं, ये किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्लोबल लिखा और वी और रन किया। अब मेरा आंसर आया, देखो वी में क्या है 10, प्रिंट वी, वी क्या है आपका, फंक्शन कॉल हुआ, मैंने बोल दिया अब जो भी वेरिएबल बनेगा फंक्शन के अंदर सब कुछ सब मेरे लिए ग्लोबल है, लोकल नाम की कोई चीज नहीं रही अब। तो वी क्या था यहाँ पे 10, उसने फैच कर लिया, 10 + 1 11, तो वी में क्या आ गया 11, प्रिंट वी, वी क्या है आपका 11। अब फंक्शन की बॉडी के बाहर आए तो ये 10 प्रिंट करना चाहिए था, पर इसने 11 को प्रिंट करा क्योंकि ये ग्लोबल हो गया था, तो इस वाले को क्या कंसीडर किया ग्लोबल, और क्या प्रिंट कर दिया 11। समझ आया? बोलो ये चीज कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन का मॉडिफाई नहीं कर सकते वो, क्योंकि लोकल ट्रीट होता है, तो इसलिए मैंने उसको पहले क्या बना दिया ग्लोबल। अब मेरे लिए कोई लोकल वेरिएबल नहीं रहा, पूरे प्रोग्राम में सब कुछ फंक्शन के अंदर भी क्या है वो ग्लोबल वेरिएबल ही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बताओ, थोड़ा एग्जांपल दो मुझे। मल्टीपल आर्गुमेंट तो दिया मैंने, क्या? हाँ तो पोजीशन आर्गुमेंट तो दिया, अगर आप यहाँ पे a = 10 कर दो, ये वाले कह रहे हो क्या आप? एग्जाम्पल दो कुछ ऐसे। रुको, क्या कह रहे हो आप? डेफ लिखा आपने और आपने लिखा ई, ठीक है, एन दे दिया, यहाँ पे कुछ लिखना है क्या? समझा नहीं, नेम कॉमा एज, वही वेरिएबल ही तो हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट नेम लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और फिर हाँ उसके बाद हाँ तो क्यों नहीं वेरिएबल की नहीं तो ट्रीट होगा, 24 आ जाएगा, 23 मतलब नॉर्मली तो चीज है ये, ठीक है। ठीक है, फिर मैं वाली फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, और असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ मैं, स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों का।